नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने किले की भौगोलिक स्थिति और इसकी आवश्यकता, इसका इतिहास और अंग्रेजों को संकेत मिला कि महाराज यहाँ एक किला बना रहे हैं, यहाँ तक आ पहुँचे थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने मराठों को द्वीप से खदेड़ बाहर करने के लिए कैसे कैसे जाल बिछाए और जिद्दी मराठों ने इन्हें कैसे तोड़ दिया। तो आइए यहाँ हम देखेंगे उसकी रोमांचक कथा। इस एपिसोड की हर घटना मतलब मराठों के नए आरमार द्वारा निर्मित आरमारी युद्ध में गुरिल्ला वॉर का एक नवनवीन पाठ ही है, इसलिए कुछ भी मिस न करें। नमस्कार दोस्तों, ये चैनल हमने इतिहास में घटी देश विदेश की अच्छी बुरी पर महत्वपूर्ण घटनाओं को प्लान व्यू द्वारा भौगोलिक परिस्थिति के साथ यूनिक तरीके से दिखा के समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको वो ऐतिहासिक घटनाएं समझने में आसानी हो और उसमें से जो भी अच्छा है उसे अपने देश की उन्नति के लिए स्वीकार करें और उनमें जो भी गलतियां हैं उनसे सबक ले और वे हमसे भविष्य में ना हो इतने जागृत बने। हर एक भारतीय एक जानकार व्यक्ति, एक जिम्मेदार नागरिक और एक सकारात्मक देशवासी बने, इसी विजन के साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा ये प्रयत्न आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने इस इबुना और हम चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन को दबाना न भूले, जिससे कि हमें ऐसे ही नए नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा 3 सितंबर 1679 को 3 शिवाग सैनिकों की 6 फाइलों के साथ एनसाइन ह्यूज की कमांड के तहत रवाना की। उसे खानदेरी द्वीप और मुख्य भूमि के बीच गश्त करने का और उस द्वीप पर लोगों और आपूर्ति को ले जाने वाली सभी नावों को रोक देने का आदेश दिया गया था। संक्षेप में समुद्र में नाकाबंदी करने के लिए कहा गया। टुकड़ी 4 सितंबर 1679 की सुबह खानदेरी के पास पहुंची। यहाँ सुविधा के लिए कुछ शब्दार्थ दिए हैं। सबसे पहला आता है शिबाड। ये एक प्रकार का मालवाहक जहाज होता था। उस पर तोहफे बिठा के युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हम एक अलग एपिसोड में जहाजों और नावों के प्रमुख मुद्दे के बारे में विस्तार से इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरा आता है इंसाइन। ये सबसे कम रैंकिंग वाला कमीशन अधिकारी होता था और आखिरी में आता है फाइल। एक फाइल में 6 सैनिक होते थे। उस समय तक महाराज का आरमार थल के निकट नहीं था। माल ढोने वाली 2-4 छोटी नावें ही आ जा रही थी। नाकाबंदी से उन्हें रोकने में अगले 10 दिनों तक तो अंग्रेजों को सफलता मिली, पर उससे किले का निर्माण नहीं रुका। द्वीप पर प्राचीर के निर्माण का कार्य निर्बाध गति से चल रहा था और 9 सितंबर 1679 तक मराठों ने द्वीप पर कुछ तोपगाड़ों का निर्माण भी कर दिया था। ये कार्य पूरी तरह बंद करने के लिए 13 सितंबर 1679 को कैप्टन विलियम मिंचन की कमान में 16 तोपों वाली फ्रिगेट सैनिकों की 2 फाइलों के साथ खानदेरी पर भेजी गई। चपल और तेज युद्ध नौका के लिए उस समय यूरोपीय फ्रिगेट शब्द का प्रयोग करते थे। एक विशेष नोट, यहाँ से आप इस बात पर पूरा ध्यान दें कि अंग्रेज जो अपने आरमारी ताकत के बारे में अति आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, इस युद्ध के लिए अपनी नौसेना को कैसे बढ़ा रहे हैं और उनका आरमारी अभिमान कैसे टूट रहा है। तो इन सब से उपाय के रूप में 15 सितंबर 1679 से मराठों की छोटी और तेज नावों ने रात के अंधेरे का पूरा फायदा उठा के नाकाबंदी को तोड़ते हुए खानदेरी पर मुख्य भूमि से आपूर्ति फिर से शुरू कर दी। यहाँ एक नोट साथियों, अंग्रेजों की पहली वार के जवाब में मराठों का ये पहला गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग है। अब से हम हर अवसर पर ऐसी ही अभिनव गुरिल्ला युद्ध नीति देखेंगे। इसी बीच खराब मौसम के कारण मुंबई लौट आए 3 शिबाड इस बार खानदेरी की नाकाबंदी के लिए लेफ्टिनेंट फ्रांसिस थोट की कमान में वापस लौट आई। लेफ्टिनेंट फ्रांसिस थोट ने 18 सितंबर की रात को खानदेरी में कुछ लोगों को उतारने की कोशिश की, लेकिन एक मशाल की रोशनी में वह किले पर तैनात सैनिकों को दिखाई दिए और उसे वह प्रयास छोड़ना पड़ा। कैप्टन मिंचन ने पहले से नशे में धुत थोट को ऐसा कुछ न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन थोट ने इस पर आंखें मूंद ली और इसके तुरंत बाद 19 सितंबर को ही अपनी शिबाड को द्वीप के करीब ले गए और तोपें दागना शुरू कर दी। जवाब में मराठों की तोपखाने ने सटीक निशाना लगाते हुए उसके 2 अधिकारी और कुछ अन्य लोगों को मार गिराया और कई अन्य घायल हो गए।
इस संघर्ष में थोरकर शिवाड भी द्वीप के सैनिकों के कब्जे में आ गया और बहुत से लोगों को बंदी बना लिया गया। द्वीप के सैनिकों ने कब्जा किए गए शिवाड को किनारे पर खींच लिया और उसके दोलन काठी को हटा दिया। इस घटना के बाद एक ब्रिटिश शिवाड घायलों को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गया। इन सब लड़ाइयों के बीच भी द्वीप पर मौजूद मराठों ने तटबंध का काम जारी रखा था। बीच की अवधि में कैप्टन फुल्लर की कमान में एक छोटा मछुआ और कुछ सिपाहियों की मदद से खांदेरी के दौरान दिन में गश्त का काम सौंपा गया, लेकिन उसका बहुत उपयोग नहीं हुआ होगा, क्योंकि रात को आने जाने वालों को इस दिन की नाकेबंदी से क्या फर्क पड़ता होगा। लेकिन बाद में अंग्रेजों को पक्की खबर मिली कि दौलत खान के नेतृत्व में मराठा आरमार खांदेरी आ रहा है। इसका मतलब है अब मराठा आरमार से सीधी लड़ाई होगी। इसलिए और चूंकि मराठे भी अब तक बनाई गई योजनाओं से बाज नहीं आ रहे थे, तो नौसेना को बढ़ाया गया। 22 तोपों वाली रिवेंज फ्रिगेट, 2 पेंडुलम वाली 6 तोपों की 2 गुराबे, 3 शिब्बे और 2 मछुए, अधिकारियों दरियावर्दी और 188 सैनिकों के एक बख्तरबंद दस्ते को 7 अक्टूबर को एक अनुभवी नाविक कप्तान रिचर्ड केगविन की कमान तहत नाकाबंदी के लिए भेजा गया। दोस्तों, जैसे कि शुरुआत में ही बताया गया है, यहाँ ध्यान दें कि जिस तरह अफजल खान, शाहिस्ते खान जैसे रुस्तमों को अपने नेतृत्व और सैन्य कौशल पर गर्व था, उसी तरह अंग्रेजों को अपने आरमारी ताकत यानी नैविक दल पर गर्व था। लेकिन अब महाराज जैसे चतुर और तुर्जे नेतृत्व के बल पर जिद्दी मामली शक्ति ने माया का वह कद्दू धीरे धीरे काटना शुरू किया। इसलिए अंग्रेजों को 3 शिवाडों से अपनी आर्मरी ताकत शुरू करते हुए धीरे धीरे बढ़ानी पड़ी। दोस्तों, 15 अक्टूबर 1679 को दोपहर के करीब 35 जहाजों का एक आरमारी बेड़ा दौलत खान की कमान में अंग्रेजों की नजरों में आ गया। अब यहाँ गनीमी युद्ध का एक और नमूना देखने को मिलता है। इधर अंग्रेजी स्क्वाड्रन ने युद्ध के लिए तैयार होने के लिए लंगर उठाया, लेकिन मराठा सेना योजना के अनुसार आगे नहीं आए। उसके बजाय किनारे पे उथले पानी में चला गया और रुक गया, जैसा कि मराठों ने कल्पना की थी। क्योंकि अंग्रेज उथले पानी में नहीं जा सकते थे, उन्हें अनजाने में मुख्य भूमि और खांदेरी के बीच अपने आरमार को मराठा आरमार के सामने खड़ा करना पड़ा। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सैनिक एक स्थान पर एकत्रित हो गए और नाकाबंदी उजागर हो गई। इसी वजह से योजना के अनुसार इसका पूरा लाभ उठाते हुए मराठों ने दूसरी तरफ से खांदेरी की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी। आइए अब 18 तारीख के इतिहास की ओर चलते हैं। ये गनीमी युद्ध का एक प्रभावी और बहुत महत्वपूर्ण शस्त्र है। यहाँ अंग्रेजी जहाजों को नाकाबंदी के लिए एक पंक्ति में हल किया गया था, जिसमें जहाजों की नाल मतलब जहाजों की सामने वाली बाजू जमीन की तरफ रखी गई थी। सामने वाली नाल पर छोटे आकार के कारण केवल 1 या 2 ही तोफे रहती थी। दोपहर का समय होने के कारण जमीन से समुद्र की और बहने वाली हवा और ज्वार दोनों का पूरा उपयोग करते हुए 40 मराठा जहाजों का बेड़ा तट के साथ एक समानांतर रेखा में रुक गया और अचानक मुड़कर अंग्रेजी दस्ते की तरफ बढ़ते हुए उन पर फायरिंग करने लगे। अनुकूल हवा और तेजी से नौका विहार के कारण मराठा तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इस वजह से अंग्रेजी दस्ते को तैयार होने का समय ही नहीं मिला। उस समय के जहाज की मुख्य तोपें नाव की लंबाई के समकोण पर रहती थी, यानी कि ब्रॉड साइड पर स्थित होती थी, और यहाँ तो जहाज की नाल की बाजू सामने की ओर थी, इसलिए मुख्य तोपों का उपयोग करना संभव नहीं था। मराठों ने इतनी तेजी से हमला किया कि अंग्रेजी दस्ते को हल उठाने का भी समय नहीं मिला। उन्होंने हड़बड़ी में हल की रस्सी काट दी, पालों को ढीला किया और दक्षिण दिशा की ओर तेजी से भागने लगे। रिवेंज और डव नामक जहाज सबसे अंतिम में थे। मराठों की नावों ने अर्धचंद्राकार रणनीति बनाई और डव जहाज के पास पहुंचे, जो कि डव संकरा था। उसकी पिछवाड़े पर तोपें नहीं थी। इतना ही नहीं, शूट करने के लिए भी 4 से ज्यादा आदमियों को जगह तक नहीं थी। फिर भी मराठों के हमले के जवाब में 4-5 तोपखाने के गोले और कुछ राउंड गोलियां चलाई गई। इस मुठभेड़ में पीछे से फायरिंग कर रहे 2 सैनिकों को मराठों ने मार गिराया। उस वजह से डव जहाज के नाविक दहशत में इस समुद्र में कूद गए। डव की सबसे करीबी अंग्रेजी नाव रिवेंज थी।
डव के कप्तान फ्रांसिस मोलिवेरा ने मदद के लिए रिवेंज को आवाज लगाई, लेकिन खांदेरी द्वीप और मुख्य भूमि के बीच हलचल के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी और पाल नीचे करके नाव को रोका जाता तो नाव के किनारे से टकराने का खतरा रहता। इसलिए रिवेंज ने जवाब दिया कि मोलिवेरा दुश्मन को तब तक बंदूक की नोक पर रखे जब तक कि वे द्वीप से दूर न हो जाए और उसके बाद ही उसकी मदद की जा सकती है। अब तक बाकी अंग्रेजी नावों ने गति पकड़ ली थी। जब मराठा 1 किलोमीटर से भी नजदीक पहुंचे तो डव ने आत्मसमर्पण के संकेत के रूप में अपना झंडा और सबसे ऊंची पाल नीचे कर दी। 15 मिनट के भीतर मराठों ने डव पर अधिकार कर लिया, उसे खांदेरी ले गए और उसके अधिकारियों और नाविकों को कैद कर लिया। मराठों ने डव गुरब की तोपों को निकाला और उन्हें द्वीप पर लगा दिया। अब रिवेंज जहाज अकेला था और उसकी पाल को लिपेटा गया था। मराठों ने इसका मतलब आत्मसमर्पण समझा और रिवेंज के पास जाने लगे। जैसे ही मराठा जहाज रिवेंज की तोपों की रेंज में पहुंचे, पीछे की तोप और बड़ी बंदूकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इससे मराठों का बहुत नुकसान होने लगा। उस वजह से मराठों ने अपना आरमार नागांव के खाड़ी में घुसाना शुरू कर दिया। रिवेंज ने मराठों का पीछा नागांव खाड़ी तक किया, लेकिन खाड़ी के उथले पानी के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाए और वापस खांदेरी की ओर मुड़ गए। मराठों ने इस लड़ाई का योजना के अनुसार उपयोग करके बहुत सारा माल मसाला खांदेरी तक पहुंचाया। इस गुरिल्ला युद्ध के दाव को स्तंभित कर देने वाला हमला अंग्रेजी में सरप्राइज अटैक कहा जाता है। गुरिल्ला युद्ध की लड़ाई में लुका छुपी और भाग दौड़ कर दुश्मन को थकाने के साथ ही बीच बीच में अचानक छापेमारी करके जोरदार तमाचा भी मारना चाहिए, जिससे कि दुश्मन की मन में डर पैदा हो और वो नजदीक आने की हिम्मत ना कर पाए। 1857 की लड़ाई में ये दाव बहुत कम इस्तेमाल किया गया। उस लड़ाई की हार का एक मुख्य कारण ये भी था। 20 अक्टूबर को बहुत सवेरे मराठा आरमार फिर से किनारे किनारे से थल तक पहुंचे और हवा बिल्कुल न होने पर अंग्रेजी दस्ते की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उस समय अंग्रेजी दस्ते की शिबाड़े और माचवे मुख्य भूमि के निकट थे और रिवेंज खांदेरी से गोली की रेंज में जोता था। यदि मराठों ने रिवेंज के हाल की रस्सियों को तोड़ दिया होता तो रिवेंज वार के कारण किनारे से टकरा के फुटती। उसके बाद अंग्रेजी समूह के शिबाड़े और माचवे मराठा आरमार का सामना नहीं कर पाते थे। ये उन्हें कल के मिले चपराक से पूरी तरह से ध्यान में आ गया था। इसलिए अंग्रेजों ने वहां से निकलने का फैसला किया। हवा न चलने के कारण माचवे रिवेंज को खींच के लेके गए और अंग्रेजी दस्ता खांदेरी से करीब 2.5 किलोमीटर दूर आकर रुका। इसी बीच खांदेरी से उन पर फायरिंग शुरू हो गई। जबकि अंग्रेज इस तरह से व्यस्त थे, मराठों का आरमार उनके पास तोप की रेंज तक आए और फिर अचानक एक तरफ मुड़कर नौकायन करते हुए खांदेरी को चला गया और खांदेरी को आपूर्ति पहुंचाई। यही थी वो गुरिल्ला युद्ध के सरप्राइज अटैक से पैदा होने वाली दहशत की ताकत। इस समय मराठों ने केवल एक पतवार दी और अंग्रेजों को पीछे धकेल दिया और बिना कोई खून और गोला बारूद बहाए रसद सुरक्षित रूप से किले तक पहुंचा दी और अपना कार्य साध्य किया। दोस्तों, अभी समय की कमी के कारण यही रुकते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम अंग्रेजों को शह देने वाली महाराज की एक अफलातून पारी का खुलासा करने जा रहे हैं। तो अगला भाग जरूर देखें और महाराज की शतरंज को समझने की कोशिश करें।